बैटल ऑफ तराइन 1192। इसके बाद गौरी के स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने कैसे उत्तर भारत में तहलका मचाया। महज 15 साल में ही उत्तर भारत के बड़े से बड़े राज्य को कैसे टर्किश आर्मी ने अपने अधीन ले लिया। इस वीडियो में आज हम इन सभी चीज़ों के कारणों को देखते हैं। तो वेलकम टू लेट्स क्रैक। मेरा नाम है पीयूष यादव। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे तराइन के युद्ध में राजपूत रूलर्स हार गए। यह स्वयं सिद्ध है कि कोई भी देश दूसरे देश से तब हारता है जब वह सोशल और पॉलिटिकल वीकनेस से गुजर रहा होता है, या जब आसपास के देश के मुकाबले इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक हो जाए। जैसे कि आज का एग्जांपल आप ले सकते हैं श्रीलंका। श्रीलंका सोशली भी बहुत वीक है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है और पॉलिटिकली वीक तो आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में। कोई भी दूसरा देश चाहे तो अभी श्रीलंका पर इन्वेड करके उस पर जीत हासिल कर सकता है। टॉपिक को हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ये देखते हैं कि आखिर पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन क्यों हारे। चलिए हम नज़र डालते हैं कि उस समय इंडिया किन किन चीज़ों में आगे था और टर्किश आर्मी किन चीज़ों में पीछे थी। आइए हम वेपन्स देखते हैं। ना ही टर्किश आर्मी के पास भारत से अच्छे वेपन्स थे और ना ही वे हिंदुस्तानियों से ज़्यादा ताकतवर थे। आयरन स्टिरअप जो कि 8वीं शताब्दी में यूरोप से भारत आ गया था, जिसका कि इस्तेमाल घोड़ों पर अच्छा कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। टर्किश तीर दूर तक वार करते थे, पर भारतीय तीर ज़्यादा एक्यूरेट और ख़तरनाक हुआ करते थे, जो कि पॉइजन में डूबे हुए होते थे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट की अगर बात करें तो भारतीय तलवार दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी। हिंदुस्तान के पास हाथियों का भी एडवांटेज था। उस समय टर्किश आर्मी ने हाथी देखे ही नहीं थे। टर्किश आर्मी के पास घोड़े थे, लेकिन हाँ, टर्किश आर्मी के जो घोड़े थे वो इंडियन आर्मी से ज़्यादा अच्छे थे। भारतीयों की वीकनेस क्या थी? भारतीयों में शुरू से संगठित ना रहने की प्रथा चली आ रही है, जो आप आज तक देख रहे होंगे। तब भी थी और अब भी है। हारने का पहला रीज़न अगर हम आपको बताएं तो पहला रीज़न है सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। दूसरा रीज़न ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। राजा होता है, राजा के नीचे सामंत हुआ करते थे, जिनके नीचे उनकी सेना होती थी, जो कभी साथ देते थे कभी नहीं देते थे। तो ये इंडियंस का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। ऑन द अदर हैंड अगर हम टर्किश आर्मी को देखें, टर्किश सुल्तान में इक्ता और खालिसा सिस्टम था। सुल्तान अपने विश्वासों को एक ज़मीन अलॉट करता था, जो कि एक ट्रूप्स की टुकड़ी को तैयार करने में काम आती थी। ज़मीन से आया टैक्स ट्रूप्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल किया जाता था। खालिसा सिस्टम, इसमें सुल्तान खुद ज़मीन से डायरेक्ट रेवेन्यू लेता था। सुल्तान भी यहाँ खाली नहीं बैठ रहा है। और ये सिस्टम एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करता था। राजपूत के पास घुड़सवार तीरंदाजों की भी बहुत कमी थी, जो कि टर्किश आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि टर्किश के पास बहुत बड़ी एक घुड़सवार आर्मी थी जिनके हाथों में तीर रहते थे, तो वो इधर उधर हिल के मारते रहते थे एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्किश के पास स्लेव सिस्टम था। सुल्तान के पास विश्वासु स्लेव्स होते थे जो युद्ध तकनीकों में निपुण होते थे। जैसे कि आपको एक स्लेव का एग्जाम्पल देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि गौरी ने दिल्ली सल्तनत पे बिठाया था। एक शब्द में कहें तो राजपूत के पास स्ट्रेटेजिक विजन की कमी थी। जब टर्किश काबुल और लाहौर पहुंचे थे, तभी संगठित होकर राजपूत अगर टर्किश को वहां से बाहर फेंक देते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता।